हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्रीज, मतलब कि जनरल में एंट्रीज की कैसे जाती हैं, इसका क्या मेथड होता है। ये बहुत ही सिंपल है, आप ज़रा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। बिजनेस में कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले उसकी एंट्री जिस बुक में करते हैं वो जनरल कहलाती है। इसमें हम अकाउंट्स को ये शो करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। डेबिट और क्रेडिट आप कैसे समझ सकते हैं वो लास्ट लेक्चर में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में, कि कौन सा डेबिट में जाएगा कौन सा क्रेडिट में जाएगा। जनरल को हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन जनरल में होते हैं उसकी एंट्री जो हम करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो जनरलाइजिंग कहलाती है। अब जनरलाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसमें जो पहला आता है वो आता है सीरियल नंबर। इसे आप 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जितना भी आपका बढ़ जाए, जितनी भी एंट्रीज आप करना चाहें वो सीरियल नंबर दे करके कर सकते हैं। फिर आता है डेट। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट में जो ईयर होता है उसे हम टॉप पर ही लिख देते हैं, जैसे डेट के नीचे हमने ईयर लिख दिया और फिर जो सीक्वेंस है हमारा 1 2 3 4, इसके आगे हमने डेट वाले कॉलम में, जैसे कोई भी मंथ चल रहा है, सपोज जनवरी चल रहा है, आज 5 तारीख है, 5 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन अकर हुआ है तो जैन 5 कर दिया, और फैब चल रहा है तो फैब 2 कर दिया। तो पहले मंथ आता है फिर डेट आती है। ईयर आप ऊपर लिख देते हैं तो ये क्लियरली मेंशन उसमें हो जाता है कि इस ईयर का, इस मंथ का, इस डेट का ये ट्रांजैक्शन है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना रहे। अदरवाइज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम उसे ट्रेस कैसे करें। हमारी मर्ज़ी होगी, हमने वो एंट्री इसमें लिख दी। अगर जैसे जैसे एंट्री हो रही है आप वैसे वैसे इसमें एंट्री करते जा रहे हैं जनरल में, तो वो एक मैनर में रहती है, एक सीक्वेंस में रहती है, तो आप उसे इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए डेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उस डेट में वो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी पर्टिकुलर होते हैं, वो इस कॉलम के नीचे आता है। डेबिट जो होता है उसमें डीआर लिख देते हैं उस अकाउंट के आगे, और जो क्रेडिट का होता है, क्रेडिट में 2 लिखा जाता है। डेबिट में डीआर लिखा जाता है जो कि बाद में लिखा जाता है, और क्रेडिट में 2 लिखा जाता है जो कि पहले लिखा जाता है। मतलब कि जो अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है उस अकाउंट के आगे हम डीआर लिखेंगे, और जो आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट के आगे, मतलब उसके पहले 2 लिख देंगे। जैसे आपकी कोई एंट्री है, कैश अकाउंट टू मोहन जा रही है, कैश अकाउंट आपका डेबिट में जाएगा तो डेबिट को हम कैश अकाउंट डीआर कर देंगे, और मोहन आपका क्रेडिट में जाएगा तो मोहन को टू मोहन लिखेंगे। और इसका पहले आपकी डेबिट की एंट्री आएगी, फिर आपकी क्रेडिट की आएगी, फिर उसी के नीचे स्पेस दे करके उसका डिस्क्रिप्शन आता है, तो वो लिख दिया जाता है ताकि हमें ये पता चले कि वो एंट्री हुई किस लिए। जैसे जो हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, कैश अकाउंट टू मोहन बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। मतलब उसने जो अमाउंट रिसीव करा है, मोहन से जो अमाउंट रिसीव हुआ है इन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो उसके लिए ड्यू था, तो उसकी एंट्री इस तरीके से हुई है। इसमें हम जो ध्यान रखने वाली बात है, जनरल एंट्री सिंगल भी हो सकती है, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, और कंपाउंड भी हो सकती है, जैसे कि 1 डेबिट हुई, 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिट हुई, या 2 या 2 से ज़्यादा डेबिट हुई और 1 क्रेडिट हुई। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, वो सिंगल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें कि दोनों का टोटल अमाउंट, यानी कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ये इक्वल होना चाहिए। और जो जनरल की एंट्रीज होती है वो कई पेजेस में हो सकती है, जो तो इसीलिए जब भी हम उसकी एंट्री करते हैं तो हर पेज का टोटल करते जाते हैं, और जो उसका बैलेंस आता है वो नेक्स्ट पेज पर टॉप पर लिख दिया जाता है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट पेज की बिगनिंग में। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, आप जनरल के बाद जो एंट्री करते हैं वो लेजर में करते हैं, तो लेजर में अलग अलग अकाउंट्स की बुक बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपने बुक्स बनाई है वो है कैश अकाउंट बुक, बैंक अकाउंट बुक, परचेज अकाउंट बुक, एंड कंटिन्यूसली आप बुक्स बनाते गए। फाइनली जो आपने बनाई है वो सेल्स अकाउंट बुक बनाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 16 एंड सो ऑन बढ़ती चली जाएंगी। जितने भी आपके अकाउंट बनेंगे सेपरेट लेजर में अलग अलग बुक्स बनती हैं। लेजर में जो नंबर लिखा जाता है वो किस हिसाब से लिखते हैं, जैसे आपने कैश, अभी हमने जो आपको एग्जांपल बताया था कैश अकाउंट का, तो कैश अकाउंट वाला आपका बुक नंबर 1 में जाएगा। तो सपोज आपने वो एंट्री 5 नंबर पेज पे करी है, तो यहाँ आपको ये तो समझ में आ जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है जो पर्टिकुलर में आपका लिखा हुआ है कि हाँ कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट आपकी बुक नंबर 1 है और आपने यहाँ पे पेज नंबर लेजर फोलियो में 5 लिख दिया। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कैश अकाउंट की बुक हमें उठानी है, उसमें 5 नंबर के पेज में ये एंट्री हो जाएगी। और इसी तरह बैंक अकाउंट है, अगर कोई बैंक अकाउंट में जा रहा है, बैंक अकाउंट की बुक में जा रहा है, तो उसमें देख लेंगे कि जैसे 7 नंबर के पेज में कोई एंट्री हुई है तो वहाँ पर वो एंट्री लिख देंगे लेजर फोलियो में 7 नंबर में, तो आपको यहाँ से ट्रेसेबल हो जाएगा कि हाँ लेजर फोलियो की इस बुक में 7 नंबर के पेज पे ये एंट्री है। तो अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो वो आप आराम से उसे देख सकते हैं। फिर आता है डेबिट अमाउंट रुपीज़, मतलब जो भी अमाउंट हमारा डेबिट हो रहा है उसको हम इस कॉलम के अंडर में लिखते हैं। फिर आता है क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, मतलब क्रेडिट जो भी हमारा अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसको हम इस कॉलम के अंडर में लिखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स हैं कोई, इनको कोई शॉप खोलनी है, तो शॉप के लिए इनके पास ऑप्शन है या तो वो उसे परचेज कर लें, बाई कर लें, खरीद लें, या उसे लीज पर ले लें, या फिर किराए पे ले लें। तो मिस्टर एक्स ने जो सोचा है, उन्होंने सोचा कि वो बाई नहीं करेंगे, लीज पर भी नहीं लेंगे, उन्होंने सोचा कि वो उसे रेंट पर लेंगे। तो बाई और लीज हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे मतलब का नहीं है। अब शॉप खरीदी है तो कुछ फर्नीचर भी चाहिए, तो फर्नीचर वो किससे खरीदेंगे, उनके सप्लायर से खरीदेंगे। ए, बी एंड सी। जो मिस्टर एक्स ने फर्नीचर खरीदा है वो 3 सप्लायर से खरीदा है, ए, बी एंड सी से। ए से उन्होंने जो भी फर्नीचर लिया वो पूरा कैश पे लिया है, बी से जो लिया है वो उन्होंने फुल क्रेडिट पे लिया है, और सी से जो लिया है वो उन्होंने थोड़ा कैश पे लिया है और थोड़ा क्रेडिट पे लिया है। भाई शॉप है तो फर्नीचर चाहिए, भाई बैठेंगे कहाँ, काम क्या करेंगे, और उसके बाद खाली फर्नीचर से तो शॉप चलेगी नहीं, उसके लिए गुड्स चाहिए। भाई किस चीज़ का वो बिजनेस करने वाले हैं, गुड्स जो वो लेंगे जे, के, एल, ये 3 सप्लायर उनके जो उन्हें गुड्स देंगे। जे से उन्होंने जो लिया है वो फुल कैश पे लिया है, के से जो लिया है वो उन्होंने फुल क्रेडिट पे लिया है, और एल से जो लिया है वो उन्होंने कैश और क्रेडिट दोनों से लिया है। अब भाई मिस्टर एक्स की शॉप भी हो गई, उसमें फर्नीचर भी हो गया और उसमें सामान भी आ गया, लेकिन काम करेगा कौन, मिस्टर एक्स तो अकेले सारा काम कर नहीं सकते, तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं। उन्होंने कितने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उन्होंने, हम यहाँ मान रहे हैं 12 एम्प्लॉयज़ रखे हैं। तो ये उनकी शॉप तैयार हो गई है। इसमें उनका टोटल खर्चा कितना आया है, शॉप का खर्चा आया है जो कि उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, फर्नीचर का खर्चा आया हुआ है, गुड्स का खर्चा है और एम्प्लॉयज़ का खर्चा है। तो टोटल मिलाकर उनका 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब इसकी एंट्रीज़ हम जनरल में कैसे करेंगे वो हम आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।